वो ठीक। मेरे यहाँ लाइव चालू है, 3 सेकंड हो गया। जी जी। जी ठीक। हाँ जी। नमस्ते नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज हमारे साथ हैं जानी मानी लेखिका मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी का एक कविता संग्रह और एक किताबों का संग्रह अभी हाल में ही आया है। लेकिन इससे पहले हम बता दें कि मीनाक्षी जी अभी हाल में लेखन से जुड़ी नहीं है, वो काफी लंबे समय से लेखन से जुड़ी रही हैं। अपनी किशोरावस्था से ही वो लिखती रही हैं और उनकी लिखी हुई कई चीजें जो है वो आमतौर पर आज जैसे दैनिकों में और इसके अलावा कई पत्रिकाओं में भी प्रकाशित होती रही हैं। तो विशेष परिचय के लिए और उनकी पुरस्कारों की भी कुछ सूची रही है मेरे पास। लेकिन इन सारी बातों की जानकारी चलिए हम लोग परिचय लेखिका से ही लेते हैं। तो मीनाक्षी जी, दर्शकों को पहले सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। जी, सबसे पहले सबको मेरा सादर नमस्कार और शुक्रिया किताब गली का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और मेरा जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ है। फिलहाल मैं करीब करीब 20 साल से गुजरात वापी में रह रही हूँ। और बाकी परिचय, 2 किताबें एकल संग्रह आ चुकी है। साझा संग्रह तो ऐसे 5 है, लेकिन एकल संग्रह 2 है। एक बस तुम्हारे लिए के नाम से कविता संग्रह और दूसरा मुट्ठी भर आसमान के नाम से कहानी संग्रह। बाकी तो मेरा परिचय आप लोगों के द्वारा ही है, जो आप लोगों से मुझे जो स्नेह मिला, आज वही मेरा परिचय है। जी, तो मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो पहली किताब आई थी वो कविता संग्रह है और जी अब जी जो आई है वो कहानी संग्रह है। जी जी। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इन दोनों में से लिखने में आसान कौन सा रहा? कहानियां लिखना ज्यादा आसान होता है या कविताएं लिखना ज्यादा आसान होता है? मैं अगर किसी एक को आसान कहूं तो शायद ये दूसरे के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। कविता या कहानी जो भी हो, कविता लिखने में भी उसके अंदर काफी गहराई तक जानी होती है। भले ही मैं कहानी लिखूं या कविता, उसके अंदर तक अगर मैं नहीं गई तो भाव है वो जीवंत नहीं हो पाते हैं। तो आसान तो किसी को नहीं बोलेंगे, लेकिन एक बात है कि कविता लिखने पे अगर जब मैं बैठ जाती हूँ तो करीब 10 मिनट में एक एक कविता लिख देती हूँ। और कहानी लिखना है तो 1.5 घंटे तो मान के चलिए। अगर कहीं बीच में कहीं लिखना छोड़ दी तो फिर तो गया। फिर उसके बाद आगे लिखने के लिए, तो अगर मैं बोलूं कि समय के हिसाब से कहानी लिखना ज्यादा समय मांगता है, लेकिन आसान किसी को नहीं बोलेंगे। तो जैसे ये आप एक बार धारा छूट छूट जाने की बात कर रही हैं, तो जी। क्या ये माना जाए कि कोई भी कहानी या कोई भी कविता जो होती है वो लेखक के अंदर या लेखिका के अंदर काफी लंबे समय तक पनपती रहती है और कागज पे उसे उतारना बिल्कुल एक अंतिम प्रक्रिया होती है? जी, मेरे अभी जैसे मैं कोई काम कर रही हूँ तो मेरा दिमाग चलता रहता है। दिमाग में कहीं भी अकेला मुझे आप 3 घंटे छोड़ दीजिए, मेरा दिमाग चलता रहता है। और कोई कहानी का प्लॉट जब मेरे दिमाग में आता है तो उस बात को मतलब दिमाग में चलाते चलाते अंदर अंदर वो घुमड़ता रहता है। उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि कागज कलम लेकर के जितना भी हो उसको लिख दूं। क्योंकि अगर उस समय लिख देती हूँ तो भले ही बाद में मैं उसको एडिट करती रहूं, लेकिन उस वक्त मैं लिख के रख देती हूँ। लेकिन अगर कुछ टाइम, जैसे अभी मैं फिलहाल एक कहानी लिख के रखी हूँ, करीब 10 दिन अंतराल हो गए। अभी उसको मैं लिखने बैठूं तो पूरा शुरू से देख करके आगे उसका मतलब वो करना पड़ेगा। तो कहानी दिमाग में चलता रहता है, लेकिन वही तो कोशिश यही करती हूँ अगर कि जब। जी। ये माना जाए कि आधे हिस्से में लिखी हुई कहानी या कोई कविता अगर छूट गई तो उसे पूरा कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। नहीं, मुश्किल थोड़ा है लेकिन असंभव नहीं है। क्योंकि दूसरे असंभव। बार जब मैं अभी जैसे एक कहानी मेरी कहीं वो सिलेक्ट होके रखी हुई है किसी मैगजीन में। वो कहानी काफी लंबी, करीब 12-14 पेज का है। तो वो कहानी मैं लॉकडाउन में लिखी थी और लिख करके काफी टाइम हो गया। लेकिन फिर उसके बाद लगा कि आगे इसको मैं बढ़ाऊं कैसे। फिर उसको जब बैठती थी तो पीछे शुरू से देखते हुए आगे बढ़ती थी। लेकिन वो कहानी फिर एक दिन बैठी, करीब 2-2.5 घंटा लगा, वो कहानी पूरी हो गई। और उस कहानी से मैं अच्छी तरह, मतलब मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। कहानी अच्छी बनी मेरे नजर में। वैसे तो किसी भी लिखने वाले को अपनी कहानी अच्छी ही लगती है, लेकिन वो कहानी ऐसे मैं उससे संतुष्ट हूँ, तो मतलब पूरी हो जाती है। लेकिन अगर आप एक लगातार लिखते जाइए तो शायद मेरे मेरे ख्याल से ज्यादा बढ़िया रहेगा। ज्यादा आसानी हो। जी जी जी। तो कई बार देखिए, जैसा कि हम लोग मानते हैं कि कई बार जो
लेखक या लेखिका होते हैं वो लोग अपनी कहानियों के जो पात्र चुनते हैं वो भी आसपास की दुनिया से ही आते हैं। कई बार वास्तविक पात्र होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत अंतर किया जाता है, कभी नाम में, कभी रहने की जगह में उनके, ऐसे चीज़ों का अंतर किया जाता है। और आप अपनी कहानियों के संग्रह के शुरुआत में लिखती भी हैं कि आपके मित्रों का काफ़ी सहयोग रहा इस किताब के बनने में या इस कहानी संग्रह के बनने में। तो ये बताइए कि कितनी वास्तविकता होती है कहानियों में और कितना इसमें झूठ होता है? मेरी मेरे इस संग्रह में कुल 21 कहानी है। 21 कहानी में करीब 15-16 कहानी है जिसके मूल किरदार को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानती हूँ। और उसमें से काफ़ी लोगों को मालूम भी है कि मैं उनकी ज़िंदगी पे ये कहानी लिख रही हूँ। कुछ लोगों को नहीं पता है, उनको शायद जब पूछेंगे तो बता दूँगी, मुझे छुपाने की आदत है नहीं, लेकिन फ़िलहाल 2-4 लोगों को नहीं पता है, नहीं तो ज़्यादा लोगों को मालूम है। और किरदार जो है, मेरे ख़्याल से कोई भी कहानीकार अगर कहानी लिख रहा है, तो उसके किरदार में कहीं न कहीं कोई कैरेक्टर होता है जिसको अपने कल्पना के आधार पे, कुछ यथार्थ है, कुछ कल्पना है, उसके आधार पे वो लेखक के ऊपर है कि उसमें कितना वो कल्पना मिला रहा है और कितना यथार्थ डाल रहा है। लेकिन हर कहानी है वो सच, उसके पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। जैसे मैं इसी संग्रह में 21वीं कहानी है, तो उसके पहले मैं जलद जी को 20 कहानी दे चुकी थी। फिर एक दिन मैं घर पे बैठी थी, ऐसे कोई मतलब पड़ोस में कोई दुखद घटना हुई, तो फिर दिमाग थोड़ा मतलब वो डिस्टर्ब हो गया। फिर मैं उनको फोन की कि अगर आप मुझे 2-3 दिन का वक्त दीजिए तो मैं एक कहानी आपको लिख के और दूंगी। और वही मेरी 21वीं कहानी बनी, जिसमें मैं शुरू में कुछ तो अपने हिसाब से डाली, लेकिन लास्ट है उसका पूरी तरह सच्चाई है। तो कुछ अगर दिमाग में चला, उसको आप अगर कुछ ढाल लीजिए शब्दों में, तो कहानी बनती है। और सब कहानी के पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई होती है, ऐसा मुझे लगता है। तो एक और सवाल था जो कि लिखने से ही जुड़ा हुआ है कि आपने शुरुआत जो की थी वो तो कथेतर से शुरुआत की थी जी, आपने। जी, जी, आप अखबारों के लिए लिख रही होती थी लेख अपने या कॉलम, फिर कई पत्रिकाओं में भी आपने लिखा है और जी, इनके इनामों की भी कभी-कभी बात हुई थी। एक बार जैसा कि जी, मुझे आपके लिखे हुए में से भी याद है कि बिहार के जो राज्यपाल थे किदवई जी, उन्होंने भी कोई जी, पुरस्कार दिया था आपको, तो वो भी जी। शायद कथेतर के लिए ही था। तो हाँ, वो कथेतर से इधर मूव कर आना। जी, वो जो पुरस्कार मुझे मिला था वो महात्मा गांधी का 125th बर्थ एनिवर्सरी था, जिसमें काफी सारे कंपटीशन हुए थे, निबंध हुए थे, क्विज हुए थे। तो मैं निबंध में भाग ली थी और मैं दूसरा एक मैं क्विज कंपटीशन में भाग ली थी। तो वो पुरस्कार मुझे मिला था निबंध के लिए, और निबंध का विषय था शिक्षा, शिक्षार्थी और गांधी। तो उसके लिए ही मिला था, बलराम भगत के हाथों मिला था। और वहां पे बिहार के राज्यपाल श्री ए आर किदवई भी आए हुए थे, और मेरे कॉलेज में करीब 15 दिन का वो सेमिनार चला था, काफी लंबा था। तो उसमें था। तो मेरी जो शुरुआत हुई वो कथेतर से हुई। मैं गृह शोभा, मेरी सहेली वनिता, गृहलक्ष्मी, उसके बाद फोर्थ डायमेंशन का एक मैगजीन है मेरी संगिनी, ये सब में काफी मैं कॉलम और लेख लिखा मैं करती थी। आलेख बोल लीजिए उसको, आलेख और ये कॉलम दोनों लिखा करती थी। उसके लिए मुझे चेक वगैरह तो ज्यादा नहीं मिला, करीब लेख का भी वो उतना ज्यादा नहीं, लेकिन मेरे पास जो पुरस्कार है वो आज भी मैं सबको संभाल के रखी हूँ। और सब लगभग वो पेपर वगैरह में भी जो मैं लिखती थी 16 साल की उम्र में, उस समय भी था जैसे ये बिहार का विभाजन होना चाहिए या नहीं, शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, तो ये सब टॉपिक आता था। और मूल था कि जो भेजते थे उनको अपनी एक तस्वीर भेजनी पड़ती थी। अब 16-17 साल की उम्र थी, तो किसी भी वो मतलब वो किशोरावस्था में है कि अगर फोटो के साथ छपे तो स्वाभाविक है कि खुशी मिलेगी ही मिलेगी। अगर कोई बोल रहा है कि शायद नेटवर्क की कोई गड़बड़ी आ गई है मीनाक्षी जी। आया 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 ना। हाँ, आया। आवाज तो आ रही है तो आपकी। हाँ, वही अब ठीक। हाँ, तो वही मैं बोल रही थी कि जहां से मेरी जो शुरुआत हुई थी वही निबंध, कोई अपना ये समसामयिक विषय पे ही निबंध मतलब हुई थी शुरुआत। कविता में नहीं लिखती थी। कविता फेसबुक पे आने के पहले सरिता में एक मेरी कविता आई थी। कहानी भी 2 जगह आई थी, लेकिन जो मूल रूप से था मेरे लेखन में स्तंभ था और आलेख था। लेकिन जो समय के साथ जैसे जैसे मैं फेसबुक पे आई, तो फेसबुक ने मुझे कविता लिखना सिखाया। और मुझे जो पढ़ने की आदत है वो शुरू से ही है। जैसे अभी मैं बैठी हूँ तो मेरे पास में ये दिनकर जी की
दिनकर जी की भी ये बुक रखी हूँ सामने। तो कविता में मेरा इंटरेस्ट है शुरू से। तो फेसबुक पे आने के बाद जैसे अभी कोई मतलब लाइक कमेंट ये सब मिलता है लिखने पे, तो उससे जो उत्साह बढ़ता है, आत्मविश्वास आता है, वहीं से मेरी शुरुआत हुई। और धीरे धीरे काफी सारी कविताएं जमा होती गई। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि अब ये सब कविता फेसबुक पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि 10 मिनट में हो जाए चोरी और बाद में कोई आपको बोलेंगे कि ये तो मैंने लिखा। तो बाद में मैं उन कविताओं को फेसबुक पे लिखना छोड़ दी। और फिर वही मेरा संग्रह जब ये पब्लिशर के तरफ से मैं उनको बोली, तो बोले कि हाँ ठीक है आप भेजिए। तो करीब 17 कविता भेजने पे उनका हाँ आया कि ठीक है आप आगे लिखना कंटिन्यू कीजिए। तो वही आलेख से होते होते फेसबुक के माध्यम से मुझे एक कविता का लाइन मिला, और कविता की जो प्रशंसा हुई, काफी लोगों को अच्छा लगा। उसके बाद लोगों ने कहा कि अब आप कुछ और लिखिए, नया लिखिए। तो नया लिखिए, तो कहानी मेरी दो छपी हुई थी आगे, तो छपी हुई थी। तो जो मेरा कहानी का जो वो दबा हुआ शौक था, वो कविता संग्रह के बाद मुट्ठी भर आसमान के माध्यम से अभी मेरे दोस्तों के सामने है। जी जी। तो ये जो कहानी का या फिर कहिए कि कहानी और कथेतर का एक मामूली सा अंतर होता है, तो आपको क्या कभी ऐसा लगता है कि जैसे आप कहानी लिख रही हैं तो उसमें जो कथेतर या फिर आपकी विचारधारा या किसी मुद्दे पर आपका विचार था, वो भी कहीं ना कहीं कहानी के अंदर आ जाता है, शामिल हो जाता है कहानी में, या फिर कहानी के कहानी अंदर बिल्कुल अलग चीज होती है और कथेतर बिल्कुल अलग होता है, कैसे नहीं, चलता तो है? कहानी में फिलहाल जो मेरा है, कहानी में है विचारधारा। अभी तक मेरी एक विचारधारा है। 18 साल की उम्र से मैं अपने पूरे परिवार खानदान से अलग जाके अपनी एक मेरी खुद की स्वतंत्र विचारधारा है, वो मेरे साथ चल रही है। लेकिन कहानी में अभी फिलहाल मुझे लगता है कि विचारधारा हावी नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने इस किताब को पढ़ा होगा, तो हो सकता है जो लोग मेरे विचारधारा से खुश हैं, वो कुछ कहानी उनको शायद अच्छा नहीं लगे, अभी उनके हिसाब से वो कहानी। क्योंकि अगर वो कहानी उनको अच्छे लगने की बात मैं तब बोलती कि मुझे विश्वास होता कि उनको अच्छी लगेगी ही लगेगी। कुछ कहानी ऐसी है, तो अगर मेरी कहानियों पे अगर मेरी विचारधारा हावी होती, तो मैं ये बात आपको नहीं बोल रही होती। कहानियों पे विचारधारा फिलहाल तक तो हावी नहीं है, आगे का देखिए। अच्छा, ये शुरुआत में कैसा होता था? ये जैसे शुरुआत का दौर अगर हम लोग बात करें, जिस दौर की आप बात कर रही हैं कि आप बिहार का विभाजन हो रहा था और उस वक्त आप अखबारों में लिख रही थी, तो शिक्षा और बिहार के विभाजन जैसे मुद्दों पर जो भी आप लिख रही होंगी उस वक्त, वो तो एक तो सत्ता के खिलाफ जाता था, जी। और दूसरा ये कि आपकी उम्र भी बहुत कम थी, तो कभी दिक्कत नहीं हुई छपने में, या फिर विरोध बहुत ज्यादा आता हो, या नहीं, समस्या छपने होती में है, दिक्कत नहीं हुई। उस समय मेरे घर पे हिंदुस्तान या और आज और लोग जो घर के लोग हों या आस पड़ोस के जानने वाले ऐसे लोग शिकायत करते हो कि भाई ये क्या लिख रहे हो, बिल्कुल जो सत्ता कहती है उसके बिल्कुल उल्टा जा रहा है आपका लिखा? नहीं, ऐसे क्या है, कोई इस ढंग की मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। क्योंकि मेरे जो गांव में उस समय क्या था कि आज पेपर ज्यादा आता था, और लोग क्या है विचार देखते थे। और मेरा जो अभी फिलहाल जो मैं हूँ और उस समय जो मैं थी, मेरा जो अभी तक मेरे साथ में एक प्लस पॉइंट ये रहा है कि मेरी अभी तक ज्यादा किसी के सामने निगेटिव छवि नहीं बनी है। लेकिन ये है कि लोगों को ये मालूम है कि जो मैं अपना विचार रखूंगी, वो रहेगा सॉलिड। मेरा कोई विचार किसी के दबाव में नहीं आता है, भले ही वो सामने कोई हो। तो जैसे पेपर में आता था, तो मुझे याद है कि वो 17 साल वाली उम्र में एक कोई मैं वर्ड लिखी थी, स्याह हकीकत। तो मेरे चाचा के लड़के, बड़े भैया, मतलब मेरे से करीब वो 15 साल का डिफरेंस है उनसे, वो मेरे आए मेरे पास और बोले कि मैं तुम्हारा वो देखा, और स्याह हकीकत शब्द मैं भी सोच रहा हूँ कि तू स्याह शब्द लिखी कहाँ से। अब मुझे भी आज भी नहीं पता है कि मैं स्याह शब्द कहाँ से लिखी। लेकिन लोग जो है उस समय क्या है छपता था, तो लोगों ने मेरा काफी उत्साहवर्धन किया। और एक चीज और है कि जब वो छपता था, तो उसमें आपका एड्रेस भी दिया हुआ रहता है, फोन नंबर तो उस समय नहीं था। तो काफी जगह से उस टाइम में मेरे पास लेटर भी आते थे कि आप इस विषय पे लिख के भेजिए। तो वो कलकत्ता से भी आया था। मैं काफी समय तक वो सब लेटर जमा करके रखी थी। तो लेटर तो फिलहाल अब मेरे पास नहीं है, लेकिन काफी जगह से आता था कि आप इस विषय पे लिखिए। तो वैसी कोई परेशानी मेरे साथ नहीं हुई कि लोगों ने मतलब विरोध किया मेरा।
और जब मेरी मतदान की उम्र हुई थी, तो जब आपने ये विरोध की बात बोली, तो एक चीज ध्यान में आया कि उस समय मेरा पूरा गांव एक पार्टी था। एक पार्टी कौन था वो मुझे नहीं लगता है कि बताने की जरूरत होगी, लेकिन क्या मेरे दिमाग में आया कि मैं उस समय एकमात्र शख्स थी शायद अपने पूरे खानदान से, जो मैं उस पार्टी को वोट नहीं दे करके दूसरे पार्टी को दे करके आई। और ये बात मैं किसी से छुपाई भी नहीं, मैं देने के आगे भी अपने ये बात मैं किसी से छिपाई नहीं, मैं अपने परिवार में भी मेरी भाभी को बता चुकी थी। तो उन्होंने बोला कोई नहीं देने देगा। मैं बोली नहीं दूंगी, लौट आऊंगी, लेकिन मैं दूंगी तो इस पार्टी को दूंगी, और सबको मालूम है। तो वही है कि कोई परेशानी मुझे नहीं आई और किसी ने उस ढंग से मेरा विरोध भी नहीं किया, इसलिए मैं इस ढंग से अच्छा रहा सब। ये भी एक अनोखी बात है कि आमतौर पर जब लड़कियां लिख रही होती हैं तो वो कहती है कि एक स्त्री होने के नाते मुझे काफी ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा, या ऐसी बातें। तो आपके पास समर्थन ही ज्यादा रहा लोगों का। हालांकि विचारधारा के हिसाब से अलग लोग थे फिर भी, और वो भी ग्रामीण परिवेश में। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं जो स्थापित नैरेटिव है, ये अभी भी जो आप कह रही हैं वो स्थापित नैरेटिव के खिलाफ ही जा रहा है। और एक चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि जो आपने बोला ना कि वो किसी का ज्यादा विरोध नहीं हुआ, इसका मुझे लगता है कि मुझे एक फायदा ये हुआ कि जैसे अभी कोई है फेसबुक पे ही मैं देख रही हूँ कि अगर कोई लिख रही है तो मेरे हिसाब से नारीवाद अच्छी चीज है। कोई अगर मैं भी देखती हूँ कि कोई अगर हस्बैंड वाइफ मेरे ही कोई पहचान के हैं और वहां पर अगर उनके हस्बैंड की कोई बात मुझे अच्छी नहीं लगी, जो वाइफ को होता है ना कि इस मामले में मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूँ, तो वहां मैं चाहे कोई भी हो मैं उनको टोक देती हूँ कि ये आपका गलत है। तो इसका मुझे क्या फायदा हुआ कि मुझे उतना विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए मैं शायद फेसबुक पर मुझे कभी कभी विरोध का सामना करना पड़ता है कि मेरे में कट्टर नारीवाद का लक्षण नहीं आया। अगर उस ढंग से हो सकता है विरोध होता तो शायद मेरे में वो कट्टरता आती। इसका ये मुझे लग रहा है कि मुझे इसका फायदा हुआ। तो ये कह लीजिए कि सोशल मीडिया की भाषा में कहें तो नारीवादी रही, फेमिनाजी नहीं हुई। जी 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 जी। तो एक चीज और थी आपके लिखने के संबंध में ही कि भाई जो कहानियां होती हैं, क्या इनमें से कभी ऐसा भी होता है कि कोई कहानी ज्यादा प्रिय हो या कोई कहानी बहुत ज्यादा पसंद हो, हालांकि लोगों ने पसंद उतना ज्यादा ना किया हो उस कहानी को, लेकिन आपको व्यक्तिगत तौर पर वो कहानी बहुत पसंद, या फिर बहुत ज्यादा मेहनत से लिखी गई थी? जी जी होता है जी, होता है। अभी जैसे इसी किताब में मुट्ठी भर आसमान में 2 कहानी है। मुझे एक मेरे ही बिल्डिंग की आंटी है, उनका एज करीब 68 के आसपास में होगा। वो मुट्ठी भर एहसान के नाम से कहानी है। अब वो कहानी उनको बोली कि मीनाक्षी सब तुम्हारी अच्छी है, भाषा शैली सब कुछ अच्छी है, लेकिन वो कहानी मेरे लेवल की नहीं है। जबकि वो पढ़ाई की काफी शौकीन है अच्छे से। मुझे जो ये 4 महीना जो किताब में डिले हुआ, इस बीच में उन्होंने मुझे काफी बार बोला कि आप ही मुझे अमेजोन से मंगा के दो, आप दो। उनको दी तो उनको वो कहानी मुट्ठी भर एहसान कहानी नहीं अच्छी लगी। उसके बाद मुझे बोली उन्होंने मुझे बोला कि आप एक काम करना, घर पे जाके मुझे 4-5 कहानी का नाम अपने हिसाब से दो जो आपको लगता है कि मुझे अच्छा लगे। उसमें एक मुट्ठी भर आसमान नाम की कहानी है जो मैं वो कवर कहानी के नाम पे रखी उसका। वो कहानी का उनको मैं नाम दी और 3-4 नाम और था। वो करीब 20 मिनट में उनका मैसेज आया कि मुट्ठी भर आसमान कहानी मुझे बहुत बढ़िया लगी और मुट्ठी भर आसमान रियल में कहानी मुझे भी बहुत अच्छी लगी। तो एक तो ये पक्ष हो गया। और दूसरा पक्ष है कि फेसबुक पर ही एक यंग एज के लड़के हैं, उनका एज होगा करीब 24-25 होगा। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपका पहला कहूं या आखिरी मिलन कहानी मुझे बहुत बढ़िया लगा, जैसे मेरे दिल की वो काफी करीब कहानी है, लेकिन जो आपने मुट्ठी भर आसमान के नाम से कहानी लिखा वो कहानी मुझे अच्छी नहीं लगी। और वो कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, तब तो मैं वो किताब का ही नाम रख दी मुट्ठी भर आसमान। तो ये होता है कि किसी कहानी में आपका मेहनत ज्यादा, और ये क्या है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ गलत है, स्वाभाविक है। कोई अपनी अपनी सबकी चॉइस होती है, किस ढंग का एज है, एज भी मायने रखता है, क्या आपका सोच है, तो ये स्वाभाविक है। और अगर कोई ईमानदारी से इस ढंग से बोल रहा है तो मुझे लगता है कि लेखक को खुश होना चाहिए। मुझे तो अच्छा लगता है व्यक्तिगत तौर पे, जैसे वो
जैसे वो आंटी ने भी बोला कि ये कहानी मुझे नहीं जमी, तो लगा कि वो जो लेखक है उस कहानी का उनके लायक नहीं थी। अब उनके लायक नहीं थी, लेकिन वो समाज की हकीकत है। मैं उनको आके फिर कॉल की, मैं बोली कि आपको मैं एक मिलने पे कहानी बताऊंगी अपने ही बिल्डिंग के पास आगे, 5 साल आगे की कहानी है। जो कहानी मैं उसमें रखने वाली थी लेकिन शायद लिख नहीं पाई उस समय, ध्यान से मेरे निकल गया, नहीं तो वो कहानी हकीकत है। अगर वो कहानी मैं अगर 40 साल आगे की कहानी का प्लॉट लाऊंगी तो आज उस ढंग के मुझे पाठक भी तो चाहिए, और पाठक तो मेरे लिए मानिए कि भगवान है। पाठक मैं इसलिए इस किताब का जो क्रेडिट है वो मैं पाठक को दे चुकी हूँ। उसमें वो डाल ही दी हूँ कि उन लोगों को ये समर्पण है, ये किताब मैं उन लोगों को मैं समर्पित कर रही हूँ जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग मेरे साथ रहा। तो पाठक तो है, हम लोग पाठक के ही बल पे हैं, नहीं अगर पाठक नहीं होते तो लेखक क्या अभी वो किताब के रूप में लाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। आप फिर उस कहानी को डायरी में लिखिए, वहीं पे फिर रखा रहेगा। तो किताब के रूप में अगर कोई ला रहा है तो पाठक के लिए ही लिख रहे हैं। और लिखने के लिए कई बार कहा जाता है कि काफी पढ़ना भी पड़ता है, जैसा कि आप अभी भी दिखा चुके हैं कि दिनकर की कुछ किताबें आपके टेबल पे ही रखी हुई हैं। और इसके अलावा और क्या क्या पढ़ती हैं? मतलब अगर ये पूछा जाए कि उपन्यास पढ़ रही होती हैं, कहानियां पढ़ रही होती हैं, क्या पढ़ रही होती हैं? अगर पढ़ने के बारे में मुझे पूछा जाए एक पाठक के तौर पर बताइए तो। मुझे पढ़ने में कविताओं में भी इंटरेस्ट है, कहानी में तो खैर है ही, कहानी में है ही। उपन्यास में पहले बहुत ज्यादा मैं पढ़ी, क्योंकि उस समय क्या है कि कॉलेज टाइम था। तो कॉलेज टाइम में अभी जैसे वो एज भी होता है कि अगर आप पेपर वगैरह में लिख रहे हैं तो कोर्स से ज्यादा मैं उस समय ज्यादा किताबों को मैं समय नहीं दे पाई। था मेरे पास वो किताब, जैसे उस समय काफी सारे दो तीन में मैगजीन वगैरह लेती थी, लेकिन उपन्यास में पहले उपन्यास को समय नहीं दे पाई थी। जबकि मेरे घर पे काफी सारे बुक थे। भैया लोग जब मतलब मेरे से काफी बड़े हैं, 8 साल 9 साल के मतलब के लगभग में उनका और मेरा उम्र का डिफरेंस है। तो उस समय मेरे घर पे गुरुदत्त की किताब, गुलशन नंदा, काफी सारा एक रैक ही था जो पूरा भरा था। लेकिन मैं उस समय थी मतलब वही अपना 10th में थी, 8th में थी, तो उस समय उस किताब को मैं ज्यादा समय नहीं दे पाई। आज मैं घर पे जाती हूँ तो मन होता है कि 2-4 बुक मिलता, लेकिन अब वो बुक घर पे भी नहीं है, काफी लंबा टाइम हो गया। तो मैं नॉवेल तो मैं नहीं देख पाती थी, लेकिन अभी मैं कविता, कहानी, नॉवेल कोई भी हो, कोई आर्टिकल का ही हो, जिस ढंग की बुक है, अगर मेरा इंटरेस्ट है तो मैं बैठ के 2-2.5 घंटा आराम से मैं उसको दे सकती हूँ। और मुझे इसका एक फायदा क्या होता है कि अगर किताब में इंटरेस्ट है तो आपको हर ढंग की बुक लेके पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि उससे आपका आपका एक सोचने का ढंग है, विचार है, उसमें परिपक्वता तो आती ही है, और सोच को एक मेरे विचार से थोड़ा सा खुला आयाम मिलता है। कि किताब में इंटरेस्ट हो तो आप हर ढंग की बुक अगर पढ़ पाए तो ज्यादा अच्छा है। मेरे पास तो हर ढंग की बुक है, सब ढंग का, लगभग जब भी लगभग हो। मतलब अलग किस विचारधारा की थी किताब, या फिर क्या लिखा गया था किताब में, इससे ज्यादा मतलब नहीं, नहीं किताब नहीं होनी नहीं चाहिए कोई अच्छी सी। नहीं नहीं, अच्छी सी होनी चाहिए। और बाद में है कि उस सब के दो, अगर मैं मान लीजिए कि कोई भी विचारधारा हो, उस किताब में अगर मेरा इंटरेस्ट है तो मैं पढ़ लेती हूँ। बाद में उसको पढ़ने के बाद जो अपनी जो एक सोच है, वो मुझे लगता है कि और थोड़ी सोच मजबूत होकर के खुल करके सामने आती है। जैसे मैं एक किताब का नाम लेना चाहूंगी, फेसबुक के द्वारा ही मेरे मित्र हैं, ये नवनीत चतुर्वेदी, उनकी वो किताब है जियो पॉलिटिक्स। तो मुझे लगता है कि मेरी जो विचारधारा है या मेरे विचारधारा के जो लोग हैं, उनको वो किताब शायद नहीं जमेगी, लेकिन मैं वो किताब पूरे अच्छे से शुरू से अंत तक गई, और जो उसका था निचोड़ सार में सब समझते हुए उस किताब पे मैं फेसबुक पे लिखी भी थी। तो किताब अगर आप सब ढंग का पढ़ पाए तो मुझे लगता है कि किसी के लिए भी पाठक के तौर पे उससे बढ़िया बात और कुछ हो नहीं सकती। तो एक बार हम लोग फिर चलिए, आपकी कहानियों की बात चूंकि कर रहे थे, तो हम लोग एक बार आपके कहानियों के बारे में, आपको जो लिखते समय शोध करना पड़ता है, ये सवाल मुख्यतः पाठकों के उतने काम का सवाल नहीं होगा, लेकिन जो लोग किताबें लिख रहे होते हैं उनके लिए शायद ये काम का सवाल होता है कि किताबों की कहानियां लिखने के लिए, मतलब कहानियां चाहे वो उपन्यास हो, इसके लिए काफी ज्यादा शोध भी करना पड़ता है। पात्र कैसे थे, जगह कैसी थी, तो ये आप कैसे कर रही होती हैं या क्या कर रही होती हैं?
कहानी लिखते समय अगर मान लीजिए किसी कहानी में कोई वकील का एक किरदार आया, और अगर उस वकील के माध्यम से मैं कोई मतलब वो किसी एक्ट की बात ला रही हूँ सामने, तो फिर मेरी कोशिश यही रहती है कि उस एक्ट के बारे में मुझे पूरी जानकारी हो, और अगर उस ढंग के किसी व्यक्ति से मैं अगर व्यक्तिगत तौर पे जुड़ी हुई हूँ, उनके किसी केस को मैं उस ढंग से मैं नजदीकी से देख रही हूँ, तो सारा कुछ मैं समझने के बाद अगर लिखूं तो वो ज्यादा अच्छा है। अगर अगर उस एक्ट को मैं नहीं जान रही हूँ और उस पर मैं कुछ लिख दी जी, अगर उस पर मैं कुछ लिख दी, तो वो मुझे लगता है कि शायद कहानी उस ढंग से किसी को लिखना भी नहीं चाहिए। अभी जैसे अगर मैं कुछ दहेज के खिलाफ लिख रही हूँ, तो दहेज के खिलाफ लिखने के लिए कोई ऐसा केस जिसको मैं काफी नजदीक से देख रही हूँ, उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है, तो फिर मैं उस पर अगर लिखने की मैं कोशिश रहती है कि पूरी जानकारी लेने के बाद लिखो, ताकि जो लोग पढ़ेंगे उनको भी उस कहानी से कोई बाद में शिकायत नहीं हो कि ये तो आधी अधूरी जानकारी लेकर के लिख दी। तो उसके पूरा मतलब गहराई में जाना होता है, पूरी गहराई में जाने के बाद ही फिर लिखना सही रहता है। और मेरी वही कोशिश रहती है कि मैं किसी भी मुद्दे पे पूरी गहराई में उतरूं और फिर लिखूं। अब जैसे किसी कहानी का कैरेक्टर है कोई, अगर कोई कैरेक्टर मैं ले रही हूँ, अगर मान लीजिए कि गुजरात से ले रही हूँ, तो उनके बैकग्राउंड के बारे में, उनका बचपन किस ढंग से बीता, उनका जो आसपास का माहौल क्या है, वो सब चीज समझने के बाद फिर अगर मैं लिखूं तो अपने आप को भी संतुष्टि मिलती है, और पढ़ने वाले को भी। अब वो जहाँ पे हूँ मैं, तो गुजरात का तो यहाँ माहौल ही है, लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं कोई अगर कोई मैं बंगाल से कोई कैरेक्टर ले रही हूँ, तो बंगाली माहौल के बारे में, उनके विचार, उनकी वो क्या है, क्षेत्रीय बोली क्या है, क्या माहौल है, वो सब बारे में अगर थोड़ा सा मुझे डिटेल मिल जाए, कोशिश यही रहती है कि पूरा डिटेल निकालूं, उनके उस बात की गहराई में जाऊं, और फिर उसके बाद लिखूं, तो ज्यादा अच्छा है। और जी, ये कई अभी बार तक यही करती आई हूँ मैं। जी, कई बार मेरे ख्याल से कहानियों में संवाद लिखते समय इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, जी क्योंकि जी 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 जैसे कोई बंगाली पात्र हो और वो फिर अगर वो हिंदी भी बोल रहा होगा, तो कई बार वो चाय भी खा रहा होता है और चावल भी खा रहा होता है। पानी तो भी इस खा तरह रहा की भाषा इस तरह की भाषा इस्तेमाल करनी पड़ती है, और फिर अगर वही पात्र अगर हरियाणा का हो जाता है, तो उसकी जो बोलने का तरीका होता है या उसका भाषा का जो लहजा होता है वो बदल जाएगा। जी उसके लिए जी फिर स्कूटर जो होता है वो सकूटर हो जाता है। ऐसे बिहारी के लिए कोई बहुत सारी चीज़ें बदल जाएँगी, बिहार का अगर आपका पात्र हो तो। जी। तो शायद ऐसी चीज़ें तो शायद आपको संवाद लिखने में शायद आपकी मदद करती हैं। हाँ जी जी बिल्कुल। और इसके अलावा मान लीजिए अगर कथेतर लिखने के बारे में अभी भी आप क्या सोचती हैं? मतलब अभी आगे कोई कथेतर पे उपन्यास वगैरह लिखने का, या फिर कुछ ऐसी मैं किताबें लिखने की मैं जिनको कथेतर लेखों का संग्रह कहा जाए? मैं कथेतर लिखने की बात मेरे दिमाग में करीब 1.5-2 साल पहले आई थी। मैंने एक दो दोस्तों से बात की थी कि अभी अभी लाऊंगी, तो एक मैं कथेतर की बुक लाऊंगी। लेकिन फिर क्या हुआ कि कहानी मैं लिखना चालू की तो कहानी लिखती चली गई, तो वो जो था मेरा जो प्लान था वो फिलहाल पीछे रह गया, और कहानी की आ गई। इसके बाद भी लगता है कि अगली किताब भी आएगी तो शायद कहानी की ही आए, अभी फिलहाल श्योर नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगी कि मैं कथेतर लिखूं, क्योंकि वो तो मेरा वो पुराना है, बचपन का वो किशोरावस्था का शौक है। तो अगर मैं वो कथेतर लिख पाई तो मुझे काफी खुशी होगी। तो कथेतर लिखने पे अब आप आ ही गई हैं, तो हम लोग चलिए अपने आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि हम जी। लोगों का हमेशा होता है कि आगे क्या आ रहा है। तो आगे आपने इशारा तो कर दिया है कि आगे कहानियों की किताब भी आ रही है, लेकिन कथेतर भी अगर आ रहा हो तो अच्छा है। आप बताइए कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आगे किस किस्म के विषयों पे लिखना चाहेंगे? आगे अभी देखिए, आप मेरे आसपास जो लोग हैं, काफी सारे लोग हैं जिनके माध्यम से मुझे कहानियां मिलती है। फिर अभी इस किताब में भी काफी कहानी मैं बता ही चुकी हूँ कि काफी सारी कहानियां ऐसी हैं जो और जिसका प्लॉट मेरे दोस्तों ने दिया। तो उस ढंग से अभी कुछ कहानी मेरे पास करीब 3-4 कहानी लिखी हुई है। तो वो भी कहानी है, किसी ना किसी की हकीकत है। और मेरी एक आदत है कि जैसे मैं आपसे कहीं आमने सामने बात कर रही हूँ या फोन पे बात कर रही हूँ, तो कुछ बात निकली,
कुछ बात निकली उसमें से अपने काम की अगर कोई बात है तो आपको मैं उस समय भी बोल दूंगी, अगर ध्यान में आ गया तो, कि मैं इस विषय पे अगर कुछ लिखूं तो आपको कोई आपत्ति नहीं है। तो वैसे ऐसे कुछ कुछ कहानियां हैं जिन लोगों ने मुझे हाँ बोल दिया है कि आप लिखो, तो वही कुछ कहानी, और कुछ अभी तो बाकी तो और टाइम है, क्योंकि कुछ तो और विषय चाहिए। और कहानी में मैं सोच रही हूँ कि तुरंत नहीं लाऊं, क्योंकि ये किताब अभी आई है जस्ट, तो लिखने में भी टाइम लगता ही है। और पिछली किताब भी जो मेरी आई थी, दोनों किताब में करीब 4 साल का अंतराल था। 2017 के अप्रैल में आई थी, विमोचन हुआ था उसका 2 अप्रैल का, और ये आई अपनी 27 जून को, तो करीब 4 साल से ज्यादा ही हो गया, 4 साल से, लेकिन 1 साल से मेरी पांडुलिपि लगभग दी हुई थी। तो अगली किताब आएगी, कोशिश रहेगी कि इतना अंतराल नहीं हो, लेकिन फिर, और इस बीच में मुझे ये वक्त मिले कि मैं पढ़ने को भी टाइम दे पाऊं, क्योंकि मतलब देखती हूँ कि अभी मैं अगर अगर मैं लिखने लगूं तो 6 महीने में भी किताब आ सकती है, 4 महीने में भी आ सकती है। लेकिन मैं ईमानदारी से कहूं तो मैं 4 महीने में, 6 महीने में किताब लाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि कुछ अगर पढ़ लूं तो अपने को भी कुछ अंदर जाता है कि हाँ कुछ तो गया, कुछ है मतलब, और फर्क आता ही है अगर आप पढ़ के लिख रहे हैं वो, और धराधर लिख रहे हैं वो, काफी फर्क आता है। तो आएगी किताब कहानी की, और साथ में दिमाग में चल रहा है कथेतर का, लेकिन कथेतर का क्या है कि उतना उतना विषय, और हम लोग जिस ढंग से, मतलब जिस ढंग से मेरी जिंदगी चल रही है, घर गृहस्थी सारी जिम्मेदारी निभाते हुए फिर लिखती हूँ, और लिखने के लिए उसके हिसाब से कि समय तो निकालना पड़ेगा, लेकिन कथेतर की कोशिश है। लेकिन कब तक ये बोलूंगी तो शायद मेरा, मतलब मेरी ही बात आने वाले टाइम में गलत साबित हो जाए, लेकिन पहले शायद लगता है कि उसके आगे पहले कहानी संग्रह आएगी और साथ में आ जाए। लिखना तो अभी है, दिमाग में चल रहा है, आगे पीछे आएगा। तो ये माना जाए कि किताब लिखने में अगर अच्छे तरीके से लिखी जाए तो साल भर का वक्त लगता है, मतलब 4 या 6 महीने में लिखी जा सकती है, लेकिन साल भर का समय लग ही जाता है किताब में। साल भर में मेरे जैसे इंसान के लिए साल भर तो लगेगा ही लगेगा। और मैं अपने हिसाब से आमतौर सोचू पे कि हाँ हाँ, नहीं, काफी लोगों को। आमतौर पे अगर हिंदी लेखकों की बात देखी जाए जी, तो हिंदी का जो लेखक होता है वो या तो कहीं नौकरी पेशा कर रहा होता है, जैसे अगर मुझसे पूछा जाए तो भाई कहीं ना कहीं से रोटी दाल का इंतजाम करना होता है। सही है, सही और बात है। अगर मान लीजिए लेखिका हैं और नौकरी नहीं कर रही हैं, घर पे भी हैं, तो घर की जिम्मेदारी जो होती है वो तो, और मान लीजिए कि लेखक को तो भाई अगर नौकरी कर रहा है तो एक संडे की उसके पास छुट्टी होती है। अगर एक महिला है तो फिर तो वो संडे की छुट्टी भी गई, भूल जाइए। संडे की संडे छुट्टी को भी बल्कि नहीं। और ज्यादा काम हो जाएगा बल्कि संडे को। सही तो बात है, सही बात है। और लिखने के लिए क्या है कि मैं जैसे पहले लिखती थी तो पहले मतलब पढ़ती भी थी रात में। अगर आजकल का जो मेरा हो गया है रूटीन, अगर मैं 10 बजे मोबाइल छोड़ दूं, सबको खाना में 8:30-9 बजे तक, लगभग 9 9 साढ़े 9 तक तो निपट ही जाता है, तो मुझे क्या है कि सोने की आदत हो गई है जल्दी। तो मैं अगर मोबाइल छोड़ दूं तो मैं 10:30 10 बजे तक मस्त, मैं मतलब एक नींद निकाल लूंगी। 12 बजे तो एक नींद खुल ही जाती है। तो उसमें क्या है कि लिखने वाले लोगों का क्या है कि रात में वो टाइम ज्यादा देते हैं। और रात का टाइम मैं पहले जैसे लिखती थी, बच्चे लोग जैसे स्कूल जाते थे तो स्कूल जाते थे तो वो 10 बजे तक तो स्कूल ही रहते थे, तो मैं काम वाम निपटा करके घर पे रहती थी, तो 10 से 12 में 2 घंटा लिखती थी। अब वो तो लॉकडाउन के बाद वो सब बदल गया, सब लोग घर पे, काम भी घर पे सब है। तो लिखने का क्या है कि एक टाइम मेरा फिक्स नहीं है। अगर मैं लिखूं तो मैं लगातार भी लिख सकती हूँ, अगर मैं नहीं लिखूं तो मैं लंबा गैप लेती हूँ, छुट्टी ले लेती हूँ। फिलहाल जैसे अभी मेरा वो 4 5 कहानी लिख करके मेरा काम रुका हुआ है, तो लगता है कि अब उसको कंटिन्यू किया जाए। तो वो तो है, लिखने के लिए तो एक समय चाहिए, और रात का समय मेरे हिसाब से सबसे अच्छा टाइम है, जो जो मेरे से संभव नहीं हो पाता है। अच्छा, हर एक लेखक का शायद मेरे ख्याल से अपना अपना अलग अलग समय होता है। जैसे कुछ लेखकों ने ये बताया कि सुबह सुबह का टाइम उनके लिए लिखने के लिए सबसे अच्छा होता है। वो लोग कोशिश जी, करते हैं सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच, या 6 बजे से 8 बजे के बीच लिखने वाले कुछ एक लेखक टकराए हैं मुझसे, लेकिन जी। अधिकतर लेखक मुझे नहीं लगता कि 6 बजे सुबह उठते ही हैं। नहीं, हम लोगों के लिए तो संभव ही शायद नहीं है, हम लोगों के लिए संभव ही नहीं है। शायद ये चीज बदल गई है। पुराने जमाने के कुछ लेखक थे जो कि, मतलब पुराने जमाने के क्यों कहें, अब उनकी उम्र 60 से थोड़ी ऊपर की है, तो उनसे ऊपर जब की हो गई बात है। होती है तो हाँ, तो अब वो लोग बताते हैं कि आमतौर पे वो लोग सुबह सुबह सो के उठने के बाद उनका दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश रहता है और बिल्कुल खाली स्लेट की तरह होता है, जिस पर वो जो चाहे वो लिख डालते हैं।
जी। और मुझे भी एक चीज का हुआ अनुभव, करीब मैं 2 महीने पहले की बात बता रही हूँ। बच्चे लोग हैं मेरे, वो काफी लेट सोते हैं, तो लेट सोते हैं तो नींद खुलती है, तो मैं एक एक नजर जाके उनको देखाती हूँ। तो एक दिन देखी कि मेरी बेटी काफी देर तक जगी हुई थी, और उसका क्या है कि सब अपना काम इधर उधर का कर लेगी, लास्ट में अपना वो नोटबुक खोल करके बैठेगी कि कोई अगर आए तो लगे कि अभी नोटबुक का ही काम चालू है उसका। तो उस दिन मैं गई तो एक कहानी मेरी करीब 15-16 दिन से वो ऐसे ही रुकी हुई थी। उस दिन गई, उसको मैं बोली कि तू जा सो जा, और मेरी बोलते बोलते नींद खुल गई। नींद खुल गई, फिर क्या मन में आया कि उस कहानी को लेकर के मैं बैठ गई, और मैं बता रही हूँ करीब 3:30 बजे का टाइम रहा होगा, 3 बज रहा होगा शायद मेरे ख्याल से। 3 बजे से मैं 6:30 तक लिख करके उस कहानी को उस दिन पूरा कर दी। और जब वो सुबह उठी तो उसको मैं सबसे पहले जाके बोली, थैंक्स बेटा, तेरी वजह से आज मेरी कहानी पूरी हो गई। तो लगता है कि उस टाइम में अगर जगा जाए तो अच्छा है, क्योंकि 3 से 6:30 लंबा हो गया, और कहानी काफी दिन से लग रहा था कि अभी कब पूरी होगी। लेकिन उस दिन वो करीब मैं 3.5 घंटे बैठी, और 6:30 में जब लगा कि अब कहानी पूरी हो गई, फिर मैं अपना जाके आधा घंटा 40 मिनट नींद निकाल ली। मन को भी संतोष हो गया कि मैं नींद निकाल ली और कहानी पूरी हो गई। भोर का टाइम मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया है, लेकिन अगर जगा जाए तो जो कि थोड़ा सा मुश्किल काम है। मुश्किल काम तो है, चलिए, मुश्किल काम। ठीक है। तो मीनाक्षी जी, जैसा कि आपसे समय तो लिया था, इस बार भी 30 मिनट का ही है, लेकिन थोड़ा सा उससे थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया है। तो कोई फिलहाल बात के लिए हम लोग चाहेंगे कि चर्चा को हम लोग यहीं विराम दें, और नहीं। जी जी। अपने पाठकों से, अपने दर्शकों से हम लोग निवेदन करेंगे कि मीनाक्षी जी की किताबें आप जरूर पढ़ें। कम से कम और मुट्ठी ये भर किताब आसमान जो अभी हाल में ही आई है। जी। यही है, सामने है किताब, मैं दिखा ही देती हूँ। ये किताब है, आप लोग मंगाइए, पढ़िए, और बताइए कि कैसी लगी। जैसी भी लगी, आप लोग बिना हिचक बताइएगा। आपके आपके हर तरह के विचार का स्वागत रहेगा। अच्छा लगे, बुरा लगे, जो लगे, बिना हिचक बताइए। तो बहुत बहुत कम लेखक लेखिका होते हैं जो कि आलोचना को भी आमंत्रित करते हैं, तो मीनाक्षी जी उन लेखिकाओं में से हैं जिनको आलोचना का उतना बुरा नहीं लगता। नहीं नहीं, तो सही आप है। अगर अगर कोई ईमानदारी से बोलता है तो मुझे लगता है कि उसको उसको किसी भी लेखक के द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। ये सही है कि अगर सबको अच्छा नहीं लगा, लेकिन और सबको अच्छा लगे, ये तो मैं आगे भी बोल चुकी हूँ कि संभव भी नहीं है कि सबको अच्छा ही लगे। लेकिन जो लगे उसका उसका लेखक के द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए। अगर कोई आगे उससे कोई मतभेद नहीं हो, नहीं तो अब कुछ लोग ये भी है कि अगर वो पढ़ लेंगे और जो लगे उसके बाद वो कुछ अगर उनके साथ और बीते टाइम में आपका कुछ हुआ है, कुछ नोक झोंक, तो उसके बाद वहीं पे वो खुन्नस निकालते हैं। ऐसे लोग भी हैं, इस बात को मैं नकार नहीं रही हूँ। ठीक है। तो मीनाक्षी जी की मुट्ठी भर आसमान जो उनकी सबसे नई किताब है, मेरा दर्शकों से निवेदन रहेगा कि अगर आप पढ़ सकें उसे तो एक बार जरूर पढ़ें। और फिलहाल के लिए मीनाक्षी जी, चर्चा को हम लोग यहीं विराम देते हैं। अगली बहुत किताब बहुत जब आती है तो धन्यवाद। आपसे बहुत फिर मुलाकात होगी। जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, नमस्कार। जी नमस्ते।